प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कानून इस देश में बहुत समय तक पुरुषों के एकाधिकार का क्षेत्र रहा है। पुरुषों के इस एकाधिकार को पहली चुनौती दी श्रीमती अन्ना चंडी ने 1959 में हाई कोर्ट की जज बनकर। भारत ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रमंडल में हाई कोर्ट की जज बनने वाली वो पहली महिला थीं। मुश्किल से मुश्किल जुर्म के मामलों को कानून की गहरी समझ से आसान बनाया और नेशनल लेवल पर मशहूर हुईं। वो लॉ कमीशन की सदस्य भी चुनी गईं। उन्होंने भारतीय महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया। कानून के क्षेत्र की अद्भुत प्रतिभा थीं श्रीमती अन्ना चंडी। भारत की पहली महिला हाई कोर्ट जज अन्ना चंडी केरल की विभूति थीं, जहां उनका जन्म 1905 में हुआ था। उनके व्यक्तित्व की गरिमा और स्वभाव की सौम्यता केरल की ही मिट्टी की देन थी। हरियाली के एक स्वप्न की तरह सुंदर है केरल। नजर की हद तक नारियल के कुंज ही कुंज, लहराता नीला समुद्र और दुनिया में बेजोड़ वहां के रेतीले तट। नदियों, नहरों, नालों का इंद्रजाल और उनमें तैरती दौड़ती नौकाएं, समुद्र के आकर्षण से बंधे नाविक, हवा के झोंकों के साथ लहराते धान के खेत, तट रेखा को छूने को मचलता सागर और जाल फैलाते, गीत गाते दूर समुद्र में निकल जाते मछुआरे। नौका दौड़ों का रोमांच और आनंद उल्लास, जिसके बिना केरल के जीवन की कल्पना अधूरी है। अपने कितने कितने वरदानों को दोनों हाथों से लुटाया है यहां प्रकृति ने, और यहां की संस्कृति के रूप मोहिनीअट्टम और कथकली की मोहक मुद्राएं और क्लासिकी छटा, संगीत की मादक लयताल पर नाचते झूमते लोक नर्तकों के समूह, सजे सजाए हाथी, इस सब के बीच पलकर बढ़ी हुई थीं अन्ना चंडी। केरल के लोग सीधे साधे मगर प्रगतिशील हैं। प्रतिभा जैसे उनके खून में है, और इस मामले में यहां की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। नई से नई टेक्नोलॉजी हो या शिक्षण या कोई और क्षेत्र, अपना कौशल दिखाने का भाव लगातार उन पर हावी रहता है। और खेलकूद में तो यहां की चुस्त लड़कियों का कोई मुकाबला नहीं। इस क्षेत्र में उन्होंने निरंतर देश का मान बढ़ाया है। खुद अन्ना चंडी इस बात का प्रमाण थीं कि केरल में एक महिला कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकती है, किन शिखरों को छू सकती है। To understand the times of अन्ना चंडी के समय और केरल में महिलाओं की अनन्य स्थिति के बारे में समझने के लिए हमें विशेषकर त्रावणकोर के इतिहास में जाना पड़ेगा। ये शैक्षिक गतिविधि की कोई आकस्मिक लहर नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसका संबंध केवल शिक्षा से ही नहीं, महिलाओं की आर्थिक स्थिति से, परंपरा से भी था। केरल में, जैसा कि आप जानते हैं, मातृ सत्तात्मक प्रणाली प्रचलित है, जिसने महिलाओं की विशिष्ट स्थिति को सुनिश्चित किया, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी। यह महिलाओं की शैक्षिक स्थिति के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण कारक बना। महिलाएं ही वहां परिवार की प्रमुख होती हैं और संपत्ति का प्रबंध भी करती हैं। इसी कारण देश के किसी भी अन्य भाग की महिलाओं की तुलना में केरल के समाज में महिलाओं का सम्मान अधिक है। इसी वातावरण की पृष्ठभूमि में अन्ना चंडी एक होनहार युवा वकील और जज के रूप में सामने आईं। India made a significant contribution to the world in one matter. एक बात है जिसमें भारत का योगदान विश्व में महत्वपूर्ण रहा है, और वो है पहली महिला हाई कोर्ट जज की नियुक्ति। यह घटना अपने आप में काफी महत्व रखती है। इस मामले में हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है, जहां इसके बहुत बहुत दिनों के बाद एलिजाबेथ लेन को हाई कोर्ट जज बनाया गया था। इसी प्रकार भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी पहली महिला जज हमने ही दी। अन्ना चंडी के बारे में बोलते हुए ये बता देना चाहूंगा कि बचपन के दिनों से ही वो एक गतिशील शख्सियत रहीं। जब एक कोट्टायम
और फिर त्रिवेंद्रम में स्कूल में पढ़ती थीं, अपने सभी हमजोलियों से बढ़कर थीं। अपनी शिक्षा को उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में और उसके बाद लॉ कॉलेज में जारी रखा, काफी प्रशंसनीय तरीके से। जब वे लॉ कॉलेज में पढ़ने गईं, तो उनका एक बच्चा भी था जो अभी दूध ही पीता था। उन्होंने जो कारनामे कर दिखाए वे उनके पति के सक्रिय और प्रभावी सहयोग के बिना संभव नहीं थे। मैं उन्हें अच्छा खासा जानता था। मेरा उनका परिचय 4 दशकों पर फैला था। एक युवा वकील के रूप में मैं उनकी सराहना करता था, एक जज के रूप में उनका सम्मान। एक वकील के रूप में उनके सामने काफी चुनौतियां थीं, पर उन्होंने बड़े साहस के साथ सभी समस्याओं का सामना किया। त्रावणकोर के एक उदार शासक ने उन्हें अदालत में मुंसिफ नियुक्त किया। ये बात 1937 की है। उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता का प्रमाण दिया और वे जिला जज बन गई। फिर केरल हाईकोर्ट की जज के रूप में पदोन्नति हुई। एक जज के रूप में उनका काम प्रशंसनीय रहा। सच तो यह है कि केरल हाई कोर्ट के इतिहास में एक युग ऐसा था जब उन्होंने न्यायमूर्ति गोविंद मेनन के साथ सारे के सारे फौजदारी मामलों को हाथ में लिया और सफलता से निपटाया। एक अवसर पर मुझे एक युवा वकील के रूप में अन्ना चंडी के सामने उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे हर तर्क को सहानुभूति से सुना, कभी बीच में टोका नहीं, भले ही मेरा तर्क थोथा ही क्यों न रहा हो। And she heard arguments sympathetically with a smile and never interrupted even when there was an unreasonable argument. अन्ना चांडी मेरी ग्रैंड मदर, हम लोग उनको अम्मची बुलाते थे। हमारे लैंग्वेज में अम्मची मीन्स ग्रैंड मदर। हमारा छोटा सा फैमिली है क्योंकि अम्मची का एक ही बच्चा है, माय फादर। हम लोग सब इकट्ठे हमेशा इकट्ठे रहते थे। मैं उनकी यंगेस्ट ग्रैंड चाइल्ड हूँ। मेरी एक एल्डर बहन है और एक बड़ा भाई है। तो जब मैंने होश संभाला, अन्ना चांडी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की तरफ आ गई थी। तो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बस मैं यही जानती हूँ कि काफ़ी अथॉरिटी में रहे हैं, लोग आना जाना रहता था घर में, लोग कई फ़ोन आते थे, पीपल यूज्ड टू कम टू हर फॉर एडवाइस एंड शी सीम्ड टू बी पावरफुल टू मी। अन्ना चंडी 1930 में वकील बनी थी। तभी से कानून की उनकी पकड़ अद्भुत थी और यही विशेषता जज के रूप में उनके काम आई। जब मैं बड़ी हुई और मैं बोला मेरे को अम्मची की तरह लॉयर बनना है, जज बनना है, तो मेरे फादर ने बोला मत करो, बहुत मुश्किल है, तुमको किसी के कंधे पे खड़े होकर बनना पड़ेगा। तो मैंने बोला अम्मची किसके कंधे पे खड़ी थी? उसने किसी के कंधे पर नहीं खड़ी हुई, वो अपने से बनी। मैं बोला फिर वो बन गई तो मैं क्यों नहीं बन सकती? उन्होंने यही बोला कि अम्मची एक्सेप्शनल थी, सब लोग उनकी तरह नहीं बन सकते। अन्ना चंडी के पति पीसी चंडी पुलिस अधिकारी थे। अन्ना को अपने व्यवसाय की व्यस्तताओं के बाद घर भी संभालना पड़ता, लेकिन उनके पति हर बात में उनका पूरा साथ देते, हौसला बढ़ाते रहे। उन्हीं के भरोसे अन्ना ने चुनौतियां स्वीकार की और अपने चुने व्यवसाय में आगे ही आगे कदम बढ़ाती रहीं। Without very active and effective encouragement from the husband, these feats अन्ना चंडी ने जो कुछ कर दिखाया उन्हीं के सहारे कर दिखाया। मुझे उनके पति से मिलने, उनसे बात करने का अवसर मिला था। जब वो एक माँ के रूप में और एक वकील के रूप में अपनी पत्नी के शुरुआती संघर्षों को याद करते, तो उनके चेहरे पर सुस्पष्ट रूप से चमक आ जाती। उनके हर कारनामे के बारे में बताते समय वे गर्व का अनुभव करते। उन्होंने मुझे एक जज के रूप में अन्ना चंडी के बारे में अदालती दृश्यों से संबंधित एक से एक रोचक किस्से सुनाए। इस सब का वर्णन करते हुए उन्हें जो गर्व होता, उससे किसी भी पत्नी को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता। उस समय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद मेनन और अन्ना चंडी की उपमा
लकड़ी के कुंदे पर बैठे सहानुभूति से सारी दुनिया को निहारते काले रंग के दो पक्षियों से किया करते थे। एक बार मैंने एक ऐसा मामला हाथ में लिया जिसका संबंध किसी व्यक्ति की वास्तविक हत्या से था। बहस के दौरान एक कठिन शब्द की व्याख्या की आवश्यकता पड़ी। आरोपी का वकील होने के नाते मैंने इस शब्द की जो व्याख्या की उसकी भ्रामकता को अन्ना चेंडी ने बड़ी चतुराई से पकड़ लिया। इस एक बात से मुझे पता चला कि उनका अनुभव कितना व्यापक था। उन्होंने अनेक ऐसे मामलों पर जो लड़कियों या महिलाओं की हत्याओं से संबंधित थे बड़ी सावधानी से विचार किया और दृढ़ता से फैसला दिया। Had been very carefully tackled by her and justice sternly administered. अन्ना चंडी जी ने उस टाइम ये वकालत करी थी जिस वक्त के पुरुष लोग ही इस फील्ड में होते थे, महिलाओं का नामो निशान ही नहीं था। उस समय जब उन्हें बहुत ही मुश्किलात फेस करनी पड़ी, उस समय वो अपनी मुकाम बना पाई इस दुनिया में। तो इस टाइम तो कोई मुश्किल ही नहीं है, बहुत सारे वकील हैं, लड़कियां बहुत ही हर फील्ड में ही आ रही हैं। तो उनके जब वो उस टाइम पे वो करते तो इस समय अपनी योग्यता हम क्यों नहीं दिखा सकते। One incident where Justice Anna Chandy had been effective in an encouragement. महिला वकीलों को वो कितने प्रभावपूर्ण ढंग से प्रोत्साहन देती थी, इस बारे में मुझे एक घटना याद आ रही है। मेरी पत्नी उषा, जिन्हें वकालत करते अभी बहुत समय नहीं हुआ था, किसी मामले में बहस कर रही थीं। तभी उनके प्रतिवादी पुरुष वकील ने इशारे से कह दिया कि उन्हें अन्ना चंडी से काफी प्रोत्साहन मिला है। शायद अपने भोलेपन के कारण उन्होंने ये बात सीधे अन्ना चंडी को जाकर बताई। अन्ना चंडी ने बिना अशांत हुए लेकिन अर्थपूर्ण ढंग से कहा, ऐसा अक्सर होता रहता है। जब एक महिला वकील कोई केस जीतती है तो कहा जाता है कि न्यायिक अधिकारी के मेहरबान होने के कारण ऐसा हुआ, और जब हार जाती है तो उसका कारण उसकी अयोग्यता को ठहराया जाता है। इसलिए उत्तेजित मत हो उषा, तभी तुम आगे इस व्यवसाय में आने वाली इस तरह की किसी भी कठिन परीक्षा का सामना कर सकती हो। Every ordeal like that in the professional career. मेरी माँ भी लॉयर हैं और उन्होंने हम 3 बच्चों के हम 3 हैं, हमारे बर्थ के बाद ही उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा, मेरे फादर को हेल्प करते। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट बनी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज बनी, और एक सीढ़ी के बाद दूसरी चढ़ते चढ़ते वो हाई कोर्ट तक पहुंच गई। उन दिनों में महिला के लिए इस स्तर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, और ये बहुत ही सराहनीय है कि मिसेस चंडी के कदम कभी डगमगाए नहीं। वो ऊपर चढ़ती गई और उन्होंने आखिर हाई कोर्ट की जज बनने का स्थान लिया। उसके बाद वो लॉ कमीशन में भी रहीं और वहाँ पर भी वो पहली महिला रहीं, और उन्होंने काफ़ी काम किया, उनका काफ़ी योगदान रहा। और मुझे याद है कि मैं उन दिनों एक जूनियर थी जब मैं उनके सामने पेश हुई थी। अब वो हैं नहीं, अशोक सेन साहब, वो हमारे सीनियर थे, और हम केस में गए, केरला हाई कोर्ट में हम गए और हम उनके सामने पेश हुए। और उनके चेहरे से पता लग रहा था कि एक महिला एडवोकेट को देखकर उनको बड़ी खुशी हो रही थी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि एक महिला जज के सामने मैं पेश हो रही हूँ, और बड़े गर्व के साथ मैं ये कह सकती थी कि जो पहली महिला जज हैं उनके सामने मैं पेश हुई। तो हमारा एक केस था, इनका वर्कर्स का कोई केस था। मैनेजमेंट में एक अवार्ड को चैलेंज किया हुआ था, काफ़ी लंबी चौड़ी रकम थी, उसमें 20-25 लाख उन्होंने देने थे अवार्ड के तहत, वर्कर्स को देने थे, और हाई कोर्ट में उसका स्टे हो गया था। तो हम गए, सेन साहब के साथ हम गए, और हमने समझाया उनको कि जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर एक लॉकआउट भी ठोक दिया गया है, बेचारों को खाने के लिए नहीं है, और अगर आप इसको स्टे कर दोगी
अवार्ड को अगर आप स्टे कर देंगे, चैलेंज तो किया हुआ है, लेकिन खाएंगे क्या? वो मिल भी बंद पड़ी हुई है। तो उन्होंने बहुत ही सहानुभूति के साथ हमें ऑर्डर दिया कि जो वर्कर्स हैं उनको इस दौरान जब्त की पेशी उनके सामने जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, उनको खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, रुपया पैसा देना चाहिए और अवार्ड का आधा हिस्सा जो है उनको मिलना चाहिए। तो वो एक महान जज थी, बड़ी समझदार और बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने ये दिया, ऑर्डर दिया, जिसमें मैनेजमेंट का भी कोई घाटा नहीं हुआ और ना ही वर्कर्स का कोई घाटा हुआ और सारे के सारे ही खुश उनके कोर्ट से बाहर आए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो इन्हीं गुणों की वजह से, इन्हीं सराहनीय गुणों की वजह से ही अपने इस स्तर पे पहुंची और उन्होंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। उनको बड़ी दिक्कतें हुई होंगी, मैं तो मानती हूँ कि उन दिनों में महिला को इस तरह ऊपर आने के लिए, ऊपर उभरने के लिए कितनी दिक्कत हुई होगी। और मैंने पढ़ा है, हालांकि मैं काफ़ी छोटी थी तो मैं उनको पर्सनली तो जानती नहीं थी, मैंने पढ़ा है कि उनको काफ़ी सामाजिक समस्याएं थीं, घरेलू समस्याएं थीं, लेकिन उन सब को पार करते हुए उन्होंने अपना जो है ये पोजीशन जो है उन्होंने ले ली। उनके दिल में एक बहुत सहानुभूति थी लोगों के लिए, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि एक महिला होने के कारण वो समझती थी कि महिलाओं की प्रॉब्लम्स क्या हैं। अन्ना चंडी ने कानून का काफी गहरा अध्ययन किया था। कानूनी मामलों में उनकी पैठ विस्मयजनक थी। इसीलिए उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में काम करते हुए उन्होंने अपराध वृत्ति की गहरी समझ और विलक्षण निर्णय शक्ति का परिचय दिया। पुरुषों के तमाम पूर्वाग्रहों के बावजूद उन्होंने अपनी योग्यता को दर्शाया। सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंची चढ़ती हुई 1959 में जब वे हाईकोर्ट की पहली जज बनी तो ये उनका ही नहीं, भारत की महिलाओं का सम्मान था, क्योंकि उस समय तक कानून को महिलाओं की समझ से परे की चीज समझा जाता था। अपने व्यापक अनुभव के बल पर उन्हें अंत में लॉ कमीशन का सदस्य बनाया गया। वे बड़ी विनम्र थीं, बहुत ही नेक। लॉ कमीशन में उनके साथ काम करते हुए हम सब खुश थे। किसी शिकायत का कभी मौका नहीं मिला। हालांकि मैं उन्हें पहले से बहुत अच्छी तरह जानती थी, मगर उनके साथ काम करने का मौका मुझे लॉ कमीशन में ही मिला। लॉ कमीशन के सदस्य के नाते अन्ना चंडी को काफी प्रतिष्ठा मिली। एक कानूनविद के रूप में उनकी ख्याति पूरे देश में और देश के बाहर फैली। उन्हें वकीलों की अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन की कार्य समिति में चुन लिया गया। लॉ कमीशन में उनके निजी सचिव उनकी न्याय भावना के बारे में बताती हैं। As a जिला जज फर्स्ट केस शी गॉट, जो सबसे पहला केस उनके सामने फैसले के लिए आया वह एक लड़के के बारे में था जिसने पैसों के लिए एक छोटे बच्चे की हत्या की थी, जिसने काफी सोना पहन रखा था। वह लड़का उस बच्चे को बाथरूम में ले गया, उसके कपड़े उतारे और उसे मारकर सारा सोना ले गया। जब वह लड़का अदालत के कटघरे में खड़ा था तो अन्ना चंडी बड़ी दुविधा में पड़ गईं। उन्हें निर्णय देने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि उनका अपना बेटा उसी उम्र का था, मगर उनका ये भी मानना था कि हत्या उसी ने की थी और वह उसकी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकती थी। उन्हें उसे मृत्युदंड देने का समर्थन करना ही पड़ा। यह फैसला देते हुए उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। And she was supposed to tell his death sentence. She was very difficult. She felt very difficult to give the judgment. And anyway, she read that judgment. वह एक चर्च में गईं। She went to the church and prayed. My God. वहां उन्होंने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे इस युवक को सजा देने का समर्थन करना पड़ा, लेकिन ये जहां भी इसके खिलाफ अपील करे वहां उसे ये सजा न मिले। उनका हृदय बहुत ही सुकोमल था।
वे जब 5 वर्ष की थीं, उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ बड़ी अनुशासन प्रिय थीं। उनकी 2 लड़कियां थीं, यानी कि अन्ना चंडी की एक और बहन थी। दोनों को अनुशासन से पाल पोस कर उन्हें अच्छे बच्चों के रूप में बड़ा किया। उसके लिए पढ़ाई लिखाई ही मुख्य थी। अन्ना चंडी ने कुछ समय श्रीमती मैगजीन मंडली का भी संचालन किया। सेवानिवृत्ति के बाद वह अपने घर पर बैठी और अपने पोते पोतियों, नाती नातिनों की सहायता करने लगीं। 1996 में 91 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम में अपने पुत्र के घर पर अन्ना चंडी की मृत्यु हो गई। वे देश की एक जानी मानी कानूनविद तो थी ही, पर इससे भी कहीं अधिक वे एक संवेदनशील महिला थीं, पत्नी थीं, मां थीं, दादी अम्मा थीं। उनमें कुछ था जो उनकी जन्मभूमि केरल के तटों को छूते टकराते सागर से मेल खाता था। शायद उनका शांत गंभीर व्यक्तित्व, शायद उनकी विलक्षण प्रतिभा और व्यापक रुचि। जीवन सागर की भी उन्होंने एक नाविक की ही तरह खोज की और एक नाविक की ही तरह आखिर उनकी संसार यात्रा का अंत भी आ गया। आने वाली पीढ़ी के लिए अन्ना चंडी अगर कोई संदेश छोड़ गई हैं तो वो यही हो सकता है कि प्रतिभा और तर्क बुद्धि से भी कहीं बड़ी चीज है मानवीय सहानुभूति।